हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। आज हम क्लास 6 NCERT साइंस चैप्टर नंबर 4 पदार्थों का पृथक्करण, ठीक है, इसके अभ्यास प्रश्नों की चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए प्रश्न 1। हमें किसी मिश्रण के विभिन्न अवयवों को पृथक करने की आवश्यकता क्यों होती है। 2 उदाहरण लिखिए। देखिए उत्तर। निम्नलिखित कारणों से मिश्रण में उपस्थित अवयवों को अलग करने की आवश्यकता पड़ी। नंबर 1, मिश्रण में से अनुपयोगी या हानिकारक पदार्थों को अलग करना। उदाहरणार्थ, चाय बनाने के उपरांत चाय की पत्तियों को अलग करना। दूसरा क्या है, मिश्रण में से उपयोगी अवयवों को प्राप्त करना। उदाहरणार्थ, गेहूं या चावल के दानों में से भूसे को अलग करना। तीसरा नंबर देखिए, मिश्रण में से अशुद्धता को अलग करके शुद्ध पदार्थ प्राप्त करना। उदाहरणार्थ, शीरा में से चीनी के रवे प्राप्त करना, समुद्र जल से नमक प्राप्त करना। 2 उदाहरण देखिए इसके। चीनी तथा चाक पाउडर का मिश्रण, इसे जल में घोलकर तत्पश्चात छानकर अलग किया जाता है। फिर विलयन का वाष्पन करके चीनी अलग प्राप्त होती है। दूसरा देखिए, नमक चूर्ण तथा रेत को जल में घोलकर छानकर रेत अलग करते हैं। तत्पश्चात निस्यंदन को उबालकर नमक प्राप्त कर लेते हैं। प्रश्न 2 देखिए। निष्पावन से क्या अभिप्राय है, यह कहाँ उपयोग किया जाता है। उत्तर देखिए, एक मिश्रण में से हल्के अवयवों का भारी अवयवों से वायु वेग द्वारा अलग करना निष्पावन कहलाता है। ठीक है, हल्के अवयव से भारी अवयव से, ठीक है, वायु वेग द्वारा अलग करना। ठीक है, वायु के द्वारा अलग करना क्या कहलाता है, निष्पावन कहलाता है। इस विधि में अनाज के भारी कणों को भूसे के हल्के कणों से अलग करते हैं। भूसे के कणों को वायु वेग द्वारा उड़ा कर ले जाया जाता है तथा अनाज के भारी दानों का ढेर लग जाता है। इस विधि का उपयोग किसान द्वारा खेत से अनाज लाकर उन्हें अलग करने में किया जाता है। इस विधि का प्रयोग आटा चक्की पर भी किया जाता है। ठीक है, गेहूं को जिसे ओसाना कहते हैं उसी को क्या कहते हैं, निष्पावन कहते हैं। ठीक है। प्रश्न 3 देखिए। पकाने से पहले दालों के किसी नमूने से आप भूसे एवं धूल के कण कैसे पृथक करोगे। देखिए कैसे पृथक करेंगे। उत्तर देखिए, दालों में से भूसा तथा कंकड़ों को हाथ से बीनने की विधि से अलग कर दिया जाता है। दालों में अनिश्चित पदार्थ कम मात्रा में पाए जाते हैं तथा दालों की मात्रा अधिक मात्रा में होती है। इसी कारण से इस विधि से सरलता से अलग किया जा सकता है। प्रश्न 4 देखिए। छीलन से क्या अभिप्राय है, यह कहाँ उपयोग होता है। छानना वह विधि है, ये छीलन नहीं, क्या है, छालन है। ठीक है, क्या है, छालन। छानना वह विधि है जिसमें विभिन्न आकार के अवयव परस्पर अलग किए जाते हैं, भूसे के रूप में अनिश्चित छननी में रह जाते हैं, जबकि छोटे आकार के आटे के कण छाननी के छिद्र से नीचे निकल जाते हैं, जिसे चालना कहते हैं, शायद वही है छानना। ठीक है, जैसे मतलब आटा चाला जाता है वही है ये छानना। आगे देखिए। आटा छानने, गेहूं छानने तथा अन्य असमान आकार की वस्तुओं को अलग करने में इसका प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 5। रेत और जल के मिश्रण से आप रेत तथा जल को कैसे पृथक करेंगे। ठीक है, रेत मतलब बालू और जल के मिश्रण को कैसे अलग करेंगे। देखिए
रेत तथा जल के मिश्रण को निथारने की विधि से अलग किया जाता है। किस विधि से? निथारना। एक शीशे का मग लो, इसे आधा दिए हुए मिश्रण से भरो, इस मिश्रण को भली भांति हिलाओ। अब मग को कुछ समय के लिए स्थिर अवस्था में रहने दो। इसका निरीक्षण करने पर दिखाई देता है कि रेत के भारी कण मग की पेंदी पर एकत्र हो गए हैं। ठीक है, जो रेत बालू है वो नीचे मतलब मग की पेंदी पर इकट्ठे हो गए हैं और जल ऊपर की ओर आ गया है। इस क्रिया को अवसादन कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं? अवसादन कहते हैं। अब साफ पानी को दूसरे खाली मग में उड़ेल दो। ध्यान रहे कि जल विचलित न होने पाए। इस विधि को निथारना कहते हैं। इस प्रकार से रेत को जल से अलग कर लेते हैं। आगे देखिए प्रश्न 6। आटे तथा चीनी के मिश्रण में से चीनी को पृथक करना संभव है? यदि हाँ तो आप इसे कैसे करोगे? ठीक है, इसे आप लोग कर लीजिएगा। आगे देखिए प्रश्न 7 क्या है? पंकिल जल के किसी नमूने से आप स्वच्छ जल कैसे प्राप्त करोगे? ठीक है, चलो देखते हैं। तुम गंदले पानी में से साफ पानी को लोडिंग विधि से प्राप्त कर सकते हो। एक बीकर लो, उसे आधा गंदे पानी से भरो। अब एक फिटकरी के छोटे टुकड़े को एक धागे में बांधकर बीकर के जल में लटकाकर उसे घुमाया। घुमाने की क्रिया 1 मिनट तक की। अब फिटकरी को विलयन से बाहर निकाल लिया, परंतु पानी को आधा मिनट तक स्थिर रखा। मिट्टी के कण परस्पर मिलकर भारी होकर नीचे बैठ गए और पानी साफ हो गया। इस साफ पानी को दूसरी खाली बीकर में उड़ेल दिया। इस विधि में 2 विधियां हैं, एक लोडिंग, दूसरा उड़ेलना या निथारना। आगे देखिए। रिक्त स्थानों को भरिए। ठीक है, चलो भरते हैं। धान के दानों को डंडियों से पृथक करने की विधि को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? डाट डाट क्या कहते हैं? थ्रेसिंग। क्या कहते हैं? थ्रेसिंग। ठीक है, क्या कहेंगे? थ्रेसिंग। 1 मिनट। थ्रेसिंग क्या कहेंगे? थ्रेसिंग। ठीक है, दूसरा, किसी एक कपड़े पर दूध को उड़ेलते हैं तो मलाई उस पर रह जाती है। पृथक्करण की यह प्रक्रिया डाट डाट कहलाती है। क्या कहलाती है? निस्यंदन। 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 आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक है, इसमें थोड़ा कम लिखते बनता है। गा नंबर देखिए। समुद्र के जल से नमक किस प्रक्रिया द्वारा अलग किया जाता है? मतलब किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? किस प्रक्रिया द्वारा? यहाँ क्या भरा जाएगा? वाष्पन। क्या भरा जाएगा? वाष्पन। ठीक है, अगला देखिए। जब पंकिल जल को पूरी रात एक बाल्टी में रखा जाता है तो शुद्धियाँ तली में बैठ जाती हैं। इसके पश्चात स्वच्छ जल को ऊपर से पृथक कर लेते हैं। इसमें उपयोग होने वाली पृथक्करण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसे भी क्या कहते हैं? निस्यंदन। ठीक है, निस्यंदन। क्या कहते हैं? निस्यंदन। ठीक है, आगे देखिए। सत्य अथवा असत्य को बताइए। ठीक है, देखिए। का नंबर, दूध और जल के मिश्रण के निस्यंदन द्वारा पृथक किया जाता है, किया जा सकता है। ठीक है, दूध और जल के मिश्रण के निस्यंदन द्वारा पृथक किया जा सकता है। क्या है? असत्य है। असत्य। क्या है? असत्य है। दूसरा देखिए। नमक और चीनी के मिश्रण को निष्पावन द्वारा पृथक किया जा सकता है। निष्पावन मतलब उसा के अलग किया जा सकता है नमक और
चीनी के मिश्रण को, नहीं। ठीक है, तो ये भी क्या है, असत्य है। क्या है, असत्य। क्या है, असत्य। अगला देखिए, चाय की पत्तियों की चाय से पृथक्करण निस्यंदन द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, मतलब छानकर किया जा सकता है। हाँ, ये किया जा सकता है छानकर। अगला देखिए, अनाज और भूसे का पृथक्करण निस्तारण प्रक्रम द्वारा किया जा सकता है। ये भी क्या है, सत्य है। क्या है, सत्य है। ठीक है, आगे देखिए, जल में चीनी तथा नींबू का रस मिलाकर शिकंजी बनाई जाती है। आप बर्फ डालकर इसे ठंडा करना चाहते हो। आप शिकंजी में बर्फ चीनी घोलने से पहले या बाद में किस प्रकरण में अधिक चीनी घोलना संभव होगा। ठीक है, किस में घोलना संभव होगा, चलो देखते हैं उत्तर। हम बर्फ को चीनी घोलने के बाद में डालेंगे। ठीक है, बर्फ को क्या करेंगे, चीनी घोलने के बाद में डालेंगे। जब बर्फ के बाद शिकंजी में डाला जाता है तो उसमें चीनी को और अधिक मात्रा में घोला जा सकता है। ठीक है, चीनी को और अधिक मात्रा में घोला जा सकता है। ठीक है, इसका कारण यह है कि बर्फ पिघलकर द्रव अवस्था धारण कर लेता है, जिससे उसमें चीनी की और अधिक मात्रा को घोला जा सकता है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। थैंक यू।